Our topic is the structure of an atom. First of all, what is an atom? An atom is the smallest unit of matter, means smallest unit of matter. And know what is matter? Anything that occupies some space and having some mass is known as matter. That occupying space and having some mass is known as matter. Okay, now what is the structure of an atom? सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिफाइन किया था डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई थी, जो हमने चैप्टर 3 में रीड किया था, नाइन्थ के चैप्टर 3 में. उसने क्या बोला था? डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. उसने बोला था ही सजेस्टेड दैट द एटम वॉज इंडिविजुअल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल. मीन्स एटम क्या है? इंडिविजुअल है और इनडिस्ट्रक्टिबल है. मीन्स दैट cannot be destroyed, or you can say that cannot be destroyed or damaged. इसको क्या बोला इसने कि एक एटम क्या होता है? इंडिविजुअल पार्टिकल होता है एक एटम, सिंगल होता है और इनडिस्ट्रक्टिबल होता है. मीन्स वो ना तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता ना वो डैमेज हो सकता. But the discovery of two fundamental particles inside the atom leads the failure of this aspect of Dalton's atomic theory. फिर क्या हुआ? डिस्कवरी हुई दो फंडामेंटल पार्टिकल्स की, जिनका नाम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया गया. इसने बोला था कि एटम क्या है? एक इंडिविजुअल है, लेकिन उसके अंदर पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई जिसको बोला इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जिससे फेलियर हो. ये जो मॉडल था ये फेल हो गया. ये जो थ्योरी थी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसने बोला कि एटम क्या है? इंडिविजुअल है, ये फेल हो गई थी. इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम. अब ये जो दो डिस्कवर हुए, तो ये हमें क्या इनका पता लगाना था कि एक एटम के अंदर ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं. फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल्स. जे थॉमसन मॉडल वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. अब ये जो जिनको इनकी जगह बतानी थी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं एक एटम के अंदर, तो ये एक्सप्लेन कर रहे थे. बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी. फर्स्ट वन था जे थॉमसन मॉडल. सबसे पहले दी थी जे थॉमसन मॉडल ने. उसने फर्स्ट मॉडल अपना प्रपोज किया था, दैट इज़ जे थॉमसन मॉडल. दिस इज़ थॉमसन मॉडल. उसने क्या बोला था? थॉमसन प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग. अब क्रिसमस पुडिंग कि जैसे उसने एग्जाम्पल लिया कि एक स्ट्रक्चर जो होता है वो एटम का, वो सिमिलर है क्रिसमस पुडिंग के. मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग. क्या बोला उसने कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं पॉजिटिव चार्ज का. देखो ये है जो उसने मॉडल दिया था. यहाँ पे क्या है? ये एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दिस इज़ पॉजिटिव स्फीयर. पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. जैसे एक क्रिसमस पुडिंग होती है, उसमें जैसे ड्राई फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं कहीं कहीं, तो वो यही चीज़ बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. वी कैन ऑल्सो थिंक अ वाटरमेलन. इसने सेकंड एग्जांपल क्या लिया? वाटरमेलन का एग्जांपल लिया. द पॉजिटिव चार्ज इज़ द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड इडेबल पार्ट. जो हमारा रेड पार्ट होता है, ये देखो, जो हमारा रेड पार्ट होता है, दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज. एंड जो ये सीड है, ये सीड, इसको सीड्स को बोला है इसने इलेक्ट्रॉन्स. तो इसने क्या बोला कि जैसे जो रेड पार्ट, जो हमारा खाने वाला पार्ट होता है, वो इसने बोला पॉजिटिव चार्ज का है, while the electrons are studied in the
पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं किसके अंदर, जो रेड वाला पार्ट है मीन्स पॉजिटिव पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन। जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओवरऑल क्या बोल रहे हैं, थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। क्या बोल रहे हैं कि एक जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट इसने बोला द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या कह रहा है कि जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज, तो ओवरऑल क्या, न्यूट्रल। जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो सो द एटम ऑफ एज अ होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एज अ होल एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। Although Thomson model explained that atoms are electrically neutral, the results of experiment carried out by other scientists could not be explained by this model, as we will see below. लेकिन जो बाकी के साइंटिस्ट ने अपने रिजल्ट्स दिए थे वो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए ये जो मॉडल था ये यहाँ पे फेल हो गया था। लेकिन इसने हमारा फर्स्ट मॉडल था और इसने हम जो नेक्स्ट साइंटिस्ट के लिए इसने हिंट दिया था क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक पॉजिटिव स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ओवरऑल जो चार्ज होता है एटम पे वो हमारा कैसा चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। थॉमसन मॉडल ने ये दो बातें बोली थी कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, ये दो बातें थी, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड क्या बोला था कि जो मतलब जो एटम का चार्ज होगा, जो एटम के ऊपर चार्ज होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, जिस वजह से ओवरऑल जो चार्ज होगा वो न्यूट्रल होगा। फिर नेक्स्ट हमारा मॉडल आया, दैट इज़ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। नेक्स्ट मॉडल था हमारा रदरफोर्ड मॉडल। इसने क्या बोला, एर्नस्ट रदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। इसने इस पे बात की कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है एटम के अंदर। रदरफोर्ड डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल। क्या कह रहा है, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, दीज आर अल्फा particles, or you can say alpha rays or radiations. अल्फ़ा पार्टिकल्स और अल्फ़ा रेज एंड अल्फ़ा रेडिएशन ये क्या होते हैं, जिसमें दो हमारे प्रोटॉन एंड दो हमारे इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से न्यूट्रॉन, आप बोल सकते हो दो हमारे प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड दो हमारे प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन। तो ये जिसमें दो इलेक्ट्रॉन और दो न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो ये हमारा बन जाता है हीलियम लाइक स्ट्रक्चर, दो प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स मीन्स 4। तो अब मास, यहाँ पे हम मास शो करते हैं, ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर कैसे पता लगता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स, तो इसीलिए हमने ये लिखा। तो ये जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन हीलियम लाइक होती है। और ये तो उसने क्या किया था, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वो मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल यूज़ की थी, उस पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को फॉल कराया था, मीन्स अल्फा रेज और यू कैन से रेडिएशंस को फॉल कराया था किस पे, थिन लेयर थी किसकी, गोल्ड फॉयल की। ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉयल बिकॉज ही वॉन्टेड एज थिन एज पॉसिबल। दिस गोल्ड फॉयल वॉज मेड 1000 एटम्स थिक। मीन्स क्या कह रहे हैं, उसने गोल्ड फॉयल ही क्यों सेलेक्ट करी, क्योंकि उसको थिन लेयर चाहिए थी, जितनी थिन हो सके। अब जैसे पता है हमें डक्टिलिटी और मेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी वायर्स में कन्वर्ट करना एंड मेबिलिटी, जो मेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है वो गोल्ड
गोल्ड सिल्वर की क्या होती है, बेस्ट, दीज आर बेस्ट मेलेबल मेटल्स। तो उनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एज मच एज वी कैन डू और वी वांट। तो क्या कह रहे हैं कि इसीलिए उसने गोल्ड फॉयल का यूज़ किया, क्योंकि वो जितनी थिन हम उसको कर सकते थे उतना थिन हमने किया, क्योंकि ये बेस्ट मेलेबल मेटल्स होते हैं, इसीलिए इसने गोल्ड फॉयल का यूज़ किया। नेक्स्ट पॉइंट, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। अल्फा पार्टिकल, ये जो अभी मैंने बताया कि अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं, डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस हैं, उनके ऊपर डबल चार्ज है। सिंस दे हैव ए मास ऑफ 4u, उनका मास कितना है 4, दैट इज दिस 4u। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैं उनकी क्या होती है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ उनकी एनर्जी हाई होती है, इसीलिए उनकी रेस को हमने और रेडिएशंस को हमने फॉल कराया था किस पे, गोल्ड फॉयल की। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब अटोमिक पार्टिकल्स। क्या कह रहा है, जो अल्फा पार्टिकल्स हमने फॉल कराए हैं फॉयल पे, और यू कैन, जो गोल्ड फॉयल थी उस पर जो हमने फॉल कराए हैं अल्फा पार्टिकल्स, वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब अटोमिक पार्टिकल्स। ये एक्सपेक्ट किया गया था कि वो क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, जो वो हमने रेडिएशंस डाली थी सब अटोमिक पार्टिकल्स। अब सब अटोमिक पार्टिकल्स हमने क्या रीड किए थे, इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे, और क्या थे, प्रोटॉन्स थे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, अभी तो ये दो ही टर्म आई हैं हमारी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो प्रोटॉन्स होंगे, तो ये सब अटोमिक पार्टिकल्स थे, ये इनको डिफ्लेक्ट करेंगे गोल्ड एटम के। सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो हैवी थे, ही डिड नॉट एक्सेप्ट टू सच लार्ज डिफ्लेक्शंस, तो उसने ज़्यादा डिफ्लेक्शंस ऐसे एक्सेप्ट नहीं की थी। नेक्स्ट अब हम करते हैं कि उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया। ये इसने क्या किया था, ये इसका एक्सपेरिमेंट था। ये हमारे जो राउंड है ये हमारे गोल्ड के एटम्स हैं, ये गोल्ड के एटम्स हैं। ये हमारा जो सेंटर में प्रेजेंट है दीज आर सब अटोमिक पार्टिकल्स, और ये हमने रेज फॉल कराई थी, जो ये हमने रेज फॉल कराई हैं। अब ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे शो हो रही है, बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। लेकिन जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो उसने एक्सपेक्ट किया था उससे सारा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें ऑब्जर्व हुए। क्या क्या रिजल्ट्स ऑब्जर्व हुए, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। क्या देखा हमने कि कुछ जो रेज थी, जैसे ये फर्स्ट वाली रे, कुछ जो रेज थी वो डायरेक्ट मीन्स स्ट्रेट पास हो गए किससे, गोल्ड की लेयर से, और यू कैन से गोल्ड के एटम से ये जो रेज थी, रेडिएशंस थी, वो डायरेक्ट पास हो गई हैं। सेकेंड हमने क्या देखा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ जैसे ये वाला था हमारा, क्या स्मॉल एंगल से ये डिफ्लेक्ट हुआ, मीन्स ये रे आई, इससे इसने ये यहाँ पे टकराई एंड देन ये डिफ्लेक्ट हो गई, तो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई। थर्ड उसने देखा सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रिबाउंड। क्या कह रहे हैं कि एक कितने में से, हर 12,000 में से एक पार्टिकल कैसा अपीयर हुआ, अपीयर टू बी रिबाउंड, की जो रिबाउंड हुआ, जैसे ये रिबाउंड मीन्स 180 डिग्री के एंगल पे ये जैसे ही आया वैसे ही बैक हो गया। तो ये इसने क्या बोला, इसने क्या बोला कि ये क्या हुआ, रिबाउंड हुआ, कोई एक रिबाउंड हुआ, कितने में से, 12,000 पार्टिकल्स में से। इन अदर वर्ड्स रदरफोर्ड ने क्या रिजल्ट दिया, दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ़ यू फायर अ 15-inch शेल एट ए पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट यू। क्या कह रहे हैं, हमें क्या रिजल्ट ऑब्जर्व हुआ यहाँ से कि एक 15 इंच की शेल थी और वो हमने स्ट्राइक कराई किस पे, एक पीस ऑफ टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर इज़ वेरी थिन पेपर, एक टिश्यू पेपर पे इसने 15 इंच की शेल है जो वो स्ट्राइक कराई, और रिजल्ट में हमें क्या मिला, एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू, कि वो मीन्स वो जैसे हमने फॉल कराई इस पे टिश्यू पेपर पे, वो बैक आई और उसने आपको हिट किया। तो ये यहाँ पे यही हुआ कि जैसे हमने रेडिएशंस डाली तो वो लेयर इस पे गई गोल्ड के एटम्स पे, और वो वापस आई एंड देन हिट यू। तो ये इसने ऑब्जर्व किया, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए थे वहाँ से। लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन द ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब इसकी एक ओपन फील्ड में जो हम नॉर्मल एग्जांपल करते हैं जिससे हमें समझ आएगा कि हमने कि इसने रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया क्या था।
लेट अ चाइल्ड स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ वॉल विद हिज आइज क्लोज। इसने एक बच्चे को खड़ा किया, उसकी आइज़ बंद करके वॉल के सामने खड़ा किया। लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस। उसको बोला कि स्टोन फेंकने को बोला उसको, कहाँ पे, वॉल के ऊपर, फ्रॉम अ डिस्टेंस, के कुछ दूरी पे उसको खड़ा किया और वहाँ पे उसको स्टोन दिए। उसकी आइज़ क्लोज थी और उसको स्टोन दिए फेंकने के लिए। ही विल हियर अ साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक द वॉल। जैसे ही उसने स्टोन फेंका तो जो हर स्ट्राइक पे उसको साउंड ऑब्जर्व हुई, उसने साउंड को सुना। इफ़ ही रिपीट्स दिस 10 टाइम्स ही विल हियर द साउंड 10 टाइम्स। अगर उसने 10 टाइम्स रिपीट किया तो उसको 10 टाइम्स साउंड ऑब्जर्व हुई, साउंड उसको सुनी। बट इफ़ अ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वर टू थ्रो स्टोन्स एट ए बार्ब्ड वायर फेंस, कि अगर एक ब्लाइंड फोल्डेड मीन्स आँखों पे क्या कर रखा है, फोल्ड कर रखे हैं उसकी आँखें, कपड़ा बांध रखा है आँखों पे, उस बच्चे को स्टोन दे के खड़ा किया गया एट अ बार्ब्ड वायर फेंस, मीन्स जो वॉल थी उसके सामने हमने फेंस लगा दी, मीन्स हमने तार बांध दी है वायर्स की। मोस्ट ऑफ द स्टोन्स वुड नॉट हिट द फेंसिंग एंड नो साउंड वुड बी हियर्ड। अब वो जो स्टोन फेंकेगा तो कुछ तो जो वो फेंसिंग थी उससे स्ट्राइक करके नीचे गिर जाएंगे, और कुछ जो फेंसिंग के बीच में स्पेस था उस पे जाके वो वॉल पे हिट करेंगे। तो जो वॉल पे हिट करेंगे वो साउंड हमें ऑब्जर्व होगी, और जो फेंस पे हिट करेंगे वो साउंड हमें ऑब्जर्व नहीं होगी। क्या, देखो वही बोल रही है, वुड नॉट हिट द फेंसिंग एंड नो साउंड वुड बी हियर्ड। दिस इज़ बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गैप इन द फेंस विच अलो द स्टोन टू पास थ्रू दैम। तो क्या हुआ, फेंस करने के बाद उसको कुछ साउंड ऑब्जर्व हुई और कुछ साउंड उसको ऑब्जर्व नहीं हुई, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गैप इन द फेंस विच अलो द स्टोन टू पास थ्रू दैम, क्योंकि उसमें बहुत सारा गैप था जिसकी वजह से स्टोन उसमें से पास हो गए थे। फॉलोइंग अ सिमिलर रीजनिंग रदरफोर्ड कंक्लूड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये कंक्लूजन है हमारा कि उसने लास्ट में क्या कंक्लूजन दिया हमें। रदरफोर्ड मॉडल जो एक्सपेरिमेंट किया उसने, थिन लेयर गोल्ड की जो फॉयल ली थी उस पर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक कराए थे। तो उस एक्सपेरिमेंट से जो ओवरऑल रिजल्ट और यू कैन से जो कंक्लूज़न आया है वो हमारे, तो कंक्लूज़न फर्स्ट पॉइंट क्या बोला उसने, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी। क्या बोला उसने कि ये एक एटम है, ये सेंटर पार्टिकल था, तो जो ये स्पेस है मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस क्या है हमारा, एम्प्टी है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, क्योंकि कुछ जो रेस थी हमारी वो डायरेक्ट पास हो रही थी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो इससे इसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस ऐसा है कि जो ब्लैंक है। Second observation, very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space. कुछ particles क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे अपनी पोजीशन से, वो क्या इंडिकेट कर रहे थे, that the positive चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, कि पॉजिटिव चार्ज जो है उसने बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ था। और थॉमसन मॉडल ने क्या बोला था कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, लेकिन ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत लिटल अमाउंट में है। थर्ड पॉइंट, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, कि बहुत स्मॉल फ्रैक्शन था अल्फा पार्टिकल्स का जो 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुए। मीन्स क्या इंडिकेट कर रहे थे, इंडिकेटिंग दैट all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. Means क्या कह रहे हैं कि all the positive charge and mass of the gold atom, कि mass atom का mass और उसका positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within an atom, कि वो एक कंसनट्रेट हो रखे हैं, मीन्स एक छोटे सी वॉल्यूम के अंदर मास पूरे एटम का और उसका पूरा होल पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे कंसनट्रेटेड है। उसने ये 3 पॉइंट्स कंक्लूड किए थे।
फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था कि स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, कि ज़्यादा स्पेस है एटम के अंदर वो एम्प्टी था, जिस वजह से क्या हुआ था, जो रेस थी हमारी वो विदाउट डिफ्लेक्शन स्ट्रेट पास हो गई थी। सेकेंड उसने पॉइंट बोला कि पॉजिटिव चार्ज है जो उसने बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, क्योंकि जो फ्यू पार्टिकल्स ही थे वही डिफ्लेक्ट हुए थे। थर्ड पॉइंट इसने बोला कि कुछ जो स्मॉल फ्रैक्शन में जो रेस थी वो 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुई थी, जिससे हमें क्या पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम, कि पूरा पॉजिटिव चार्ज और मास एक जगह पे कंसनट्रेटेड है इन अ स्मॉल वॉल्यूम, मीन्स एक छोटे से वॉल्यूम में उस एटम का पूरा मास, कि भाई उस एटम में कितना मास है और उसका पॉजिटिव चार्ज, वो सारा कहाँ एक ही जगह पे कंसनट्रेटेड है, उसने ये बोला। नेक्स्ट, फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कंक्लूड दैट रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। क्या कह रहा है, इसने टर्म दी जहाँ पे जो हमारा जो कंसनट्रेटेड वॉल्यूम थी किसकी, मास की और पॉजिटिव चार्ज की, उसने इसको रदरफोर्ड ने नाम दिया इसको न्यूक्लियस। अब इसने बोला कि जो रेडियस है न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियस का रेडियस है, मीन्स ये इतना स्मॉल अमाउंट में इसका जो रेडियस है वो 10/5 टाइम्स क्या है, कम है देन द रेडियस ऑफ एन एटम। अब देखो एटम हमारा ये है, ये होगा हमारा एटम का रेडियस, और इसके सेंटर में प्रेजेंट है हमारा न्यूक्लियस, और खाली न्यूक्लियस का, तो ये क्या कह रहा है, जैसे ये होगा हमारा, ये हमारा प्रेजेंट था न्यूक्लियस, और इसका रेडियस आएगा, इसका रेडियस होगा इतना, ये वाला ये पोर्शन बस। तो ये क्या कह रहा है कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो 10/5 टाइम्स क्या है, लेस। तो इसने ये बोला इधर, वो तो हमें इजीली अंडरस्टूड हो ही रहा है कि जब हमारा न्यूक्लियस इतना सा है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है एटम के अंदर, तो एटम का रेडियस और ये न्यूक्लियस का रेडियस, तो न्यूक्लियस का रेडियस कम होगा किससे, एटम के रेडियस से। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। फिर इसने अपने कंक्लूजन निकाल के इसने न्यूक्लियर मॉडल दिया था किसका, एटम का, विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स। अब क्या क्या फीचर्स हैं, देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। इसने टर्म दी क्या टर्म दी इसने, न्यूक्लियस टर्म दी, जिसमें क्या बोला इसने कि ये पॉजिटिवली सेंटर्ड है। अभी जैसे हमने बोला था कि मास और पॉजिटिव जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे एटम का वो कंसनट्रेटेड है कहाँ पे, बीच में, तो इसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया इसने, न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस। क्या फिर से वही बात कि जितना भी मास है एटम का वो सारा किस में प्रेजेंट होता है, रिसाइड्स मीन्स किस में प्रेजेंट होता है, इन द न्यूक्लियस, वो कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स रिजॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। क्या बोला इसने कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है हमारा, इसके अराउंड क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, किस में, सर्कुलर पाथ में। एक सर्कुलर पाथ है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये बोला किसने, रदरफोर्ड ने। इसकी सेकंड फीचर्स था जो इसने न्यूक्लियर मॉडल दिया था एटम का। न्यूक्लियर मॉडल मीन्स न्यूक्लियस, जिसने न्यूक्लियस बताया था। थर्ड, द साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ एन एटम। ये वही बात होगी कि जो साइज़ है किसका, न्यूक्लियस का साइज़ बहुत स्मॉल है किसके कंपैरिजन में, एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द एटम, कि ये हमारा एटम का साइज़ है और ये हमारा न्यूक्लियस का साइज़ है, तो ये क्या है, बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ एटम। तो ये 3 चीज़ें इसने दी हैं, ये इसका था न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। ये 3 इसने फीचर्स दिए हैं अपने मॉडल के, कि एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसको इसने न्यूक्लियस बोला है, और उसमें क्या है, पूरे एटम का मास। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं कहाँ पे, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड इसने बोला था द साइज़ ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। साइज़ ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, बिल्कुल स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू एटम, क्योंकि वो एक बहुत स्मॉल वॉल्यूम में पूरे एटम का मास और चार्ज प्रेजेंट है उसके अंदर।
नेक्स्ट फिर आते हैं इसके ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या थी? ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। द रिवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। अब इसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के सराउंड में। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो इसने क्या बोला कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, कि वो स्टेबल नहीं है। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एसेलरेशन। अब कोई भी पार्टिकल जो है सर्कुलर ऑर्बिट में अगर वो मूव कर रहा है तो वो उसकी क्या होगी? कोई एसेलरेशन होगी। अब एसेलरेशन है, ड्यूरिंग एसेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी। अब एसेलरेशन हो रही है तो चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे? रेडिएट कर, उनकी क्या होगी? एनर्जी को, वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करेंगे। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी। वो अपनी एनर्जी लूज़ करेंगे, उस वो रेडिएट कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, किसकी वजह से? एसेलरेशन की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज़ एनर्जी। तो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? अपनी एनर्जी लूज़ करता है। अब वो मूव कर रहा है, मूविंग में कुछ एनर्जी तो रिक्वायर होगी एसेलरेशन के टाइम पे। ड्यूरिंग एसेलरेशन वो क्या करता है? अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है। एनर्जी को रेडिएट करेगा तो उसकी एनर्जी लॉस हो रही है एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो क्या कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो इलेक्ट्रॉन है जो वो रिवॉल्व करता करता क्या करेगा? जब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, यही हमारा न्यूक्लियस है, वो इसके अंदर आके गिर जाएगा। इफ़ दिस वॉज सो, अगर ऐसा होता है, द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। तो क्या होगा? एटम अनस्टेबल होगा एंड हैंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। और फिर ये क्या हो जाएगा? इसकी वजह से मैटर उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा जैसे कि हमने पढ़ा है। वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। और हमने पढ़ा है कि एटम्स क्या हैं? स्टेबल होते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि एटम्स आर स्टेबल। एटम्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो गया? ये इसकी ड्रॉबैक होगी कि इसने बोला कि ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अब एसेलरेशन के टाइम पे इनकी एनर्जी, ये रेडिएट करेंगे अपनी एनर्जी को, इनकी एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगी, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। और ये क्या थी इसकी ड्रॉबैक? थी कि इसने क्या बोला कि एक एटम हमारा क्या है? अनस्टेबल। ये इसकी ड्रॉबैक थी, इसने बोल दिया था कि एटम अनस्टेबल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स आई थी। नेक्स्ट, अब ये ड्रॉबैक दूर की थी किसने? बोहर मॉडल ने। बोहर मॉडल ऑफ एटम थर्ड लास्ट मॉडल है, दैट इज़ बोहर मॉडल ऑफ एटम। ये दिया था हमारा नील्स बोहर ने, नील बोहर। तो इसलिए इसका नाम था बोहर मॉडल ऑफ एटम। इसने क्या बोला? इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। तो जो रदरफोर्ड मॉडल जो दिया था रदरफोर्ड ने, उसमें जो ऑब्जेक्शन क्या आए थे कि इसने बोल दिया था एटम क्या है? अनस्टेबल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, तो एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसने उसको कम किया था। इसने क्या किया? नील बोहर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। इसने अपने पोस्टुलेट्स दिए। फर्स्ट पोस्टुलेट, only certain special orbits known as discrete orbits of electron। इसने स्पेशल ऑर्बिट दिए। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर स्पेशल ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं, आर अलाउड इनसाइड द एटम, कि उसमें डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है विद इन द एटम। And second, while revolving in discrete orbits, the electron do not radiate energy। क्या बोला? कि जो discrete orbits हैं हमारे, इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, और इसमें रिवॉल्व करते टाइम वो क्या करेंगे? वो द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। अगर एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा तो वो अनस्टेबल नहीं होंगे।
तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि एक स्पेशल ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेशल ऑर्बिट्स को इसने नाम दिया डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इसने इसको क्या नाम दिया? एनर्जी लेवल्स। अब इसने एनर्जी, दीज ऑर्बिट्स और शेल्स, क्या ऑर्बिट और शेल्स, इसको इसने नाम दिया एनर्जी लेवल्स। द एनर्जी लेवल्स इन एन एटम आर शोन इन फिगर 4.3, दैट इज दिस। अब देखो यहाँ पे ये इसने एनर्जी लेवल्स दिए थे। दिस इज न्यूक्लियस। इसने ये एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट दिया, दैट इज के शेल। सेकेंड ऑर्बिट दिया इसने एल शेल, थर्ड ऑर्बिट एम शेल, एन शेल एंड फर्दर सो ऑन। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 मीन्स दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकेंड शेल, दिस इज थर्ड शेल एंड दिस इज फोर्थ शेल। तो इनमें इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। These orbits or shells are represented by the letters K, L, M, N. These are capital letters K, L, M, N and so on. और the numbers n equals to 1, 2, 3 and 4. जो अभी बताया कि ये numbers क्या होंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम n equals to 1 means first shell, that is our K shell. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारी फर्स्ट शेल होगी और उसका नाम क्या दिया गया है? के शेल। n इक्वल्स टू 2 मीन्स सेकेंड शेल, दैट इज एल शेल। के एल एम एंड एन एंड फर्दर सो ऑन। के एल एम एन ओ पी क्यू, और यहाँ से n की वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो ये हमारे ये क्या दिया था? बोर्स ने ये मॉडल दिया था जिसमें इसने बोला था कि एक न्यूक्लियस है जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो एक सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। फिक्स ऑर्बिट यू कैन से, कि इनको बोला है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते। एनर्जी रेडिएट नहीं करते तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेंगे। एनर्जी लॉस नहीं करेंगे तो ये वो जो रदरफोर्ड ने बोला था कि एनर्जी लॉस करते करते ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे, लेकिन अब वो नहीं होगा। मीन्स इसने रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक्स थी उसको इसने ओवरकम किया और इसने अच्छे से ये मॉडल दिया, और अब यही मॉडल क्या होता है? फॉलो होता है एट दिस टाइम। तो ये फ्यू एनर्जी लेवल्स जो इसने दिखाए, ये यहाँ पे के एल एम एन शेल्स हैं। ये तो आज हमने किए 3 मॉडल किए। फर्स्ट मॉडल इज़ जे थॉमसन मॉडल, सेकेंड मॉडल इज़ रदरफोर्ड्स मॉडल एंड थर्ड मॉडल इज़ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्या आया था टर्म? हमारी न्यूट्रॉन। इन 1932 जेम्स चैडविक, दिस इज जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब अटोमिक पार्टिकल। अभी तक हमने जो सब अटोमिक पार्टिकल्स पढ़े थे वो पढ़े थे 2। क्या क्या पढ़े थे? फर्स्ट था हमारा इलेक्ट्रॉन, सेकेंड हमने पढ़ा था प्रोटॉन। अब इसने थर्ड अटोमिक पार्टिकल दिया है विच हैड नो चार्ज एंड अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। क्या बोला कि मास जो है, मास क्या होगा? इक्वल होगा किसके? मास ऑफ प्रोटॉन के। मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन, ये बोला था जेम्स चैडविक ने। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, उन्होंने उसको नाम दिया न्यूट्रॉन, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं था। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स। क्या बोला फिर इसने? न्यूट्रॉन है जो हमारे, वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। खाली किसको? हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन में क्या होता है? 0। हाइड्रोजन हैविंग 0 न्यूट्रॉन्स। इन जनरल ए न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय एज n। न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं n से। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो क्या कह रहे हैं? क्या ये बोल रहे हैं कि मास ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू sum of proton plus sum of neutron।
और यू कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो मास, अगर हमें किसी का मास निकालना है तो मास कैसे निकलता है? मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, उसका उस एटम का मतलब प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और जितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन दोनों को सम अप करके हमें मिलता है मास. किसका? एटम का मास. अब प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? प्रोटॉन इक्वल्स होते हैं एटॉमिक नंबर के. और न्यूट्रॉन, अगर हमें न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो न्यूट्रॉन हमारा निकलता है मास ऑफ एटम माइनस एटॉमिक नंबर. ये ऐसे हम निकालते हैं न्यूट्रॉन. अब ये क्या कह रहा था यहाँ पे कि जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास ज़ीरो न्यूट्रॉन होते हैं. मीन्स हाइड्रोजन हैविंग 1 0 n 0. दिस इज़ n नंबर न्यूट्रॉन इज़ 0. वैसे यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं मास. तो ये आ जाएगा हमारा n1. अब देखो मास कितना है इसका? 1. और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1. तो मास निकालने के लिए तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? अगर हम मास ऑफ एन आइटम मास निकाल रहे हैं हाइड्रोजन का, तो इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं? 1. और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 0. तो हाइड्रोजन का मास कितना आता है? 1. और अगर हमें हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन निकालने हैं तो हाइड्रोजन की न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास ऑफ एटम, अब हाइड्रोजन का मास होता है 1 माइनस एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1. तो 1 माइनस 1 0. दैट्स वाई क्या बोला है, सिर्फ इसको हाइड्रोजन को छोड़ के खाली हाइड्रोजन में हमारे न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, और हर किसी एटम के अंदर और यू कैन से एलिमेंट के अंदर हमारे न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे एग्जांपल लेते हैं, सेकंड हीलियम का एग्जांपल लेते हैं. हीलियम का होता है एटॉमिक नंबर 2 एंड मास होता है इसका 4. अब इसका मास 4 एंड एटॉमिक नंबर 2, तो इसके न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास ऑफ एन एटम माइनस एटॉमिक नंबर, इसका मास है 4 माइनस एटॉमिक नंबर इज़ 2. तो न्यूट्रॉन कितने आ गए? 2. तो इसमें कितने हैं? 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. तो ऐसे हम न्यूट्रॉन्स, ये हमारी आई थी थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज़ न्यूट्रॉन्स. अब एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. क्योंकि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से हमारा क्या बनता है? मास. और हमने क्या बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट, न्यूक्लियस एक कंसनट्रेट होता है किसका? एटम के मास का. तो इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. और हमारा थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड. तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा होता है नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूक्लियस हमारा होता है पॉजिटिवली चार्ज.